प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। ये जो प्रश्नोत्तर हैं वो पीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम या नेट के एग्जाम हो या और कोई भी आप भारतवर्ष में कहीं भी परीक्षा दे रहे हो तो उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास तो पूछा ही जाता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें रचनाओं के नाम प्रमुख तौर पर याद करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। वन लाइनर प्रश्नोत्तर है दोस्तों। जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार का नाम, तो उत्तर आपके सामने है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की ये रचना है जीर्ण जनपद। याद हो गया होगा दोस्तों, जीर्ण जनपद रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की ये रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम संपत्ति लता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दोस्तों याद आ गया होगा, प्रेम संपत्ति लता रचना के रचनाकार। प्रेम संपत्ति लता रचना के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह और इसका प्रकाशन वर्ष है 1885। ठाकुर जगमोहन सिंह की ये रचना है और 1885 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गीत गोविंदानंद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध रचना कह सकते हैं। गीत गोविंद दूसरी है और गीत गोविंदानंद रचना दूसरी है। तो गीत गोविंदानंद रचना के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है गीत गोविंदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्यामा लता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न, श्यामा लता रचना के रचनाकार। और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उत्तर देखिएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह की यह रचना है और 1885 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना 1885 में प्रकाशन। रचना का नाम श्यामालता और प्रकाशन 1885। रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार का नाम, तो इस रचना के रचनाकार का नाम हम देखते हैं। चलिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की ये रचना है आनंद अरुणोदय। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना। नेक्स्ट, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सूरदास की कौन सी रचना है जिसमें दृष्टिकूट पद देखने को मिलते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सुर सारावली में दृष्टिकूट पद देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती मार्ग का जहाज किसको कहा गया है। कुश्ती मार्ग का जहाज किसको कहा गया है, किसने किसको कहा, ये तो आपको ध्यान में होगा ही। बहुत सरल सा प्रश्न है। सूरदास को कहा था, विठलदास ने कहा था सूरदास को कुश्ती मार्ग का जहाज। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सूरदास को कुश्ती मार्ग का जहाज किसने कहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सूरदास को कुश्ती मार्ग का जहाज किसने कहा था। तो देखिएगा, गोस्वामी विठलनाथ ने सूरदास को कुश्ती मार्ग का जहाज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, श्यामा सरोजिनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्यामा सरोजिनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। इसका उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह और इसका प्रकाशन हुआ था 1886 में। 1886 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा विनोद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वर्षा विनोद रचना है और रचनाकार का नाम बताना है अपने को। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जिसका नाम है वर्षा विनोद। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। नेक्स्ट है,
देवयानी रचना की रचनाकार का नाम बताइए। देवयानी रचना और रचनाकार का नाम बताना है। देवयानी रचना की रचनाकार का, और ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था, देवयानी रचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। हार्दिक हर्षादर्श रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो देखिएगा, हार्दिक हर्षादर्श रचना है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। ठीक है जी, बिल्कुल याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की भाषा कौन सी है? ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, उनके काव्य की भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो देखिएगा, उत्तर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी भाषा है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में उन्होंने काव्य लिखा था ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अगला क्वेश्चन अपना है, विनय प्रेम पचासा के रचनाकार का नाम बताइए। विनय प्रेम पचासा के रचनाकार का नाम बताना है। तो विनय प्रेम पचासा के रचनाकार कौन हो सकते हैं? थोड़ा थोड़ा नाम आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए पूरा देख लेते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, विनय प्रेम पचासा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किसने किया? पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? तो पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन करने वाले थे दोस्तों अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट, मयंक महिमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मयंक महिमा रचना के रचनाकार, मयंक महिमा रचना के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन की रचना है। ठीक है जी, मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना, प्रेमगन इनका उपनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावस पचासा की रचना किसने की थी? पावस पचासा की रचना, पावस पचासा की रचना करने वाले थे अंबिका दत्त व्यास, और इसका प्रकाशन है वो 1886 में हुआ था। पावस पचासा की रचना करने वाले थे अंबिका दत्त व्यास, और 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बढ़ते बढ़ते और पढ़ते हैं। प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम फुलवारी रचना है और इसके रचनाकार कौन थे? तो प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जिसका नाम है प्रेम फुलवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुकवि सतसई की रचना किसने की? बहुत ही शानदार प्रश्न। सुकवि सतसई की रचना करने वाले कौन थे? तो इसका उत्तर है अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि सतसई की रचना की थी, अंबिका दत्त व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूरदास किसके पंडित थे? सूरदास किसके पंडित थे, यानी विद्वान थे। यहाँ पर विद्वान के अर्थ में है, तो बाल मनोविज्ञान की क्या थे? पंडित थे। सूरदास बाल मनोविज्ञान के क्या थे? विशेषज्ञ थे, पंडित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया था? अच्छे से अच्छा प्रश्न है। आदिकाल का नाम चारण काल, संधि चारण काल किसने दिया? चारण काल अकेला तो डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन ने दिया था, और संधि चारण काल किसने दिया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम क्या दिया था? संधि चारण काल दिया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हिंदी के प्रथम चंपू काव्य का नाम बताइए। बहुत ही अच्छे से अच्छा प्रश्न है ये। हिंदी के प्रथम चंपू काव्य का राउलवेल है। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? राउलवेल है। और चंपू काव्य उसको कहते हैं जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य हो, उसको चंपू काव्य कहते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार्य की रचना किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर।
श्रावकाचार की रचना किसने की थी? तो श्रावकाचार की रचना करने वाले थे देवसेन। देवसेन ने श्रावकाचार की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो इसका उत्तर है शालिभद्र सूरि को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको? शालिभद्र सूरि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन थे? बहुत ही अच्छा से अच्छा प्रश्न है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। किसने? राहुल सांकृत्यायन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम बताना है अपने को। एकांकी के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का ये एकांकी है नदी प्यासी थी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो है, आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपके परिवार में या आपका कोई जानकार मित्र दोस्त जो भी साहित्य की तैयारी करता है या आप कोई जॉब में हैं और आप अपने स्टूडेंट को भी सजेस्ट करना चाहें तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ये एक तरह से किसी की भी अपनी थाती नहीं है। ये जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही बहुत अच्छा है। हो सकता है कि ये हमारे काम का ना हो लेकिन किसी के काम आए। तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक सजेस्ट करते रहिएगा। हो सकता है कि ये आपके काम का न हो, आप जॉब में लग चुके हों, लेकिन आपके दोस्त भाई बहन परिवार में कोई हो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। कारवां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। कारवां एकांकी के एकांकीकार का नाम? कारवां एकांकी के एकांकीकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद और 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। कारवां एकांकी है, उसका प्रकाशन वर्ष से 1935 है और रचनाकार भुवनेश्वर प्रसाद हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पंचभूत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। पंचभूत एकांकी के रचयिता का नाम अपने को बताना है। तो ये सेठ गोविंदास का एकांकी है जिसका नाम है पंचभूत। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, अलौकिक लीला के रचनाकार का नाम बताइए। अलौकिक लीला के रचनाकार का नाम, और रचनाकार का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अलौकिक लीला रचना याद हो गया होगा। चलिए जी देखते हैं, हो होरी किस रचनाकार की रचना है? हो होरी। तो दोस्तों ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है और 1891 में इसका प्रकाशन हुआ था। अंबिका दत्त व्यास की रचना 1891 में प्रकाशन वर्ष। चलिए जी अगला प्रश्न है, वेणुगीति रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वेणुगीति, इनमें से बहुत से प्रश्न आपको आते भी होंगे, कोई बात नहीं है, रिविजन हो जाएगा। तो वेणुगीति रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जिसका नाम है वेणुगीति। वेणुगीति किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए जी सॉरी नेक्स्ट प्रश्न, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के पुत्र थे और उनका नाम था भोजराज। भोजराज के साथ हुआ था मीराबाई का विवाह है, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मीराबाई की भक्ति भावना किस भाव की? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से अच्छा प्रश्न कह सकते हैं। माधुर्य भाव की भक्ति है मीराबाई की भक्ति भावना, माधुर्य भाव की। चलिए, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जहां जहां अच्छे प्रश्न होते हैं वहां वहां मैं आपको कहता जाता हूं कि अच्छा प्रश्न है, ठीक है।
तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? इसका उत्तर है पुष्य या पुंड नाम के कवि को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुंड नाम के कवि थे और उन्होंने इनको हिंदी का क्या माना है? प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबिका दत्त व्यास की अपूर्ण रचना का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की अपूर्ण रचना का नाम अपने को बताना है। तो देखिएगा, अपूर्ण रचना थी वो थी कंसवध, और कंसवध नाम की आपको और भी रचनाएं मिल जाएंगी। तो कंसवध और केवल 3 सर्ग ही रच पाए थे, यानी ज्यादा वो पूरा नहीं कर पाए, 3 सर्ग ही इसके लिख पाए थे। अंबिका दत्त व्यास, रचना का नाम कंसवध और 3 ही सर्ग इसके लिख पाए थे। अगला क्वेश्चन अपना है, वर्षा बिंदु रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये तो आपको आता भी होगा, याद भी होगा, भाई इतना पढ़ते हैं तो याद आ गया होगा। चलिए उत्तर देखते हैं, वर्षा बिंदु रचना के रचनाकार कौन हो सकते हैं? तो देखिएगा, आपका उत्तर सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है वर्षा बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत बारहमासा की रचना किसने की? अगली रचना अपनी है भारत बारहमासा, और रचनाकार कौन है? राधा कृष्णदास ने भारत बारहमासा की रचना की थी। कौन? राधा कृष्णदास की रचना है भारत बारहमासा। चलिए जी पढ़ते हैं, उपजा पचीसी की रचना किसने की? उपजा पचीसी तो ये नवनीत चतुर्वेदी की रचना है उपजा पचीसी। उपजा पचीसी किसकी रचना है? नवनीत चतुर्वेदी। चलिए आज के वीडियो का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से। और यह माना है सरहपा को, जिनको सरहपा के नाम से भी जानते हैं, सरोज वजर के नाम से भी जाना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और ये किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहपा की रचनाओं का संपादन किसने किया? यानी सरहपा की रचनाएं थी, उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके छापने का काम किया, संपादन करने का काम किया, ये किसने किया था? तो ये किया था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा की रचनाओं को छापने का काम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसको कहा जाता है? नवयुग का अग्रदूत, और ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या निकल कर आता है अपने सामने। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब हुआ? हालांकि ऐसे प्रश्न पूछते नहीं है, परीक्षाओं में तो कम पूछते हैं लेकिन होम एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे प्रश्न कम पूछते हैं। तो ये 1855 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म हुआ था। इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि ये कौन से काल के कवि है, जन्म अगर हमें याद। चलिए, सफेद कुआ कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। सफेद कुआ कहानी के कहानीकार कौन है? तो सफेद कुआ कहानी के कहानीकार का नाम याद आ जाता है, मंजुल भगत की कहानी है सफेद कुआ। तो सफेद कुआ किसकी कहानी है? मंजुल भगत की कहानी है। चलिए जी, जयशंकर प्रसाद का प्रतिध्वनि कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह और उसका नाम क्या है? प्रतिध्वनि। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो चलिए उत्तर, आपको ये तो मालूम है कि जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह उसका नाम प्रतिध्वनि है, लेकिन कब प्रकाशित हुआ? चलिए ये भी देख लेते हैं, 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1926 में। नेक्स्ट है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश है। मोहन राकेश की ये क्या है? कहानी है मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन अपना आपकी स्क्रीन पर, प्रद्युमन विजय नाटक की रचना किसने की? प्रद्युमन विजय नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? तो प्रद्युमन विजय नाटक के रचनाकार गणेश कवि है। गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहुष नाटक की रचना किसने की?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, नहुष नाम का नाटक 2 बार लिखा गया था। एक लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने और दूसरा लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी ने। ठीक है जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था और फिर इसी नाम से मैथिली शरण गुप्त जी ने भी नहुष नाम के नाटक की रचना की थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जिसको माना है उसका नाम भी नहुष माना है। और उन्होंने माना है कि उनके पिता द्वारा लिखित गोपाल चंद्र गिरधर दास जो उनके पिता थे, उनके द्वारा लिखित जो नहुष नाटक है वही हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ऐसा उनकी मान्यता थी ऐसी। यानी जबकि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी नहुष नाम का एक नाटक लिखा। जानकी मंगल नाटक की रचना किसने की? जानकी मंगल नाटक है उसकी रचना करने वाले कौन थे? तो ये थे शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक की रचना की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों शेयर जरूर करें, और शेयर करोगे तो मेरे को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। भाई मेरे को भी मेहनत का थोड़ा बहुत फल मिलेगा, मन में संतुष्टि होगी कि भाई इतने भाई देख रहे हैं। और आपको ये फायदा होगा कि आपको प्रश्न ढूंढने नहीं पड़ेंगे जगह जगह से, इधर उधर तैयार नहीं करने पड़ेंगे। मैं आपके सामने तैयार कर करके प्रश्न रखता रहूंगा, आपकी तैयारी होती रहेगी। तो एक पंथ दो काज, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, हाथ मिलाकर चलिएगा। न आपका कुछ खर्चा लगता है न मेरा कुछ खर्चा लगता है। भाई मेरा तो जो लगना है वो लगता है, लेकिन आपका डाटा लगता है, मेरा बिजली का बिल और डाटा लगता है, तो दोनों का बराबर है। तो मिलाकर चलिएगा। और 5 उंगलियां जब मिलती है तब मुट्ठी बनती है, इसलिए शेयर कीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। शुभ रात्रि दोस्तों।